हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज सब देखेंगे क्योंकि आपने सेल पढ़ा होगा। ठीक है, सेल के बाद हमारा टॉपिक क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि इसके बारे में कैसे डिवीजन होता है। ठीक है, पर्टिकुलर जितने भी सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको रीड करना है। ठीक है, आपको इसकी बेसिक बारे में जानकारी आपको मिल चुकी होगी, आपको पता भी होगा कि कैसे सेल में फॉर्मेशन होता है, कैसे इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि सेल डिवीजन एक्चुअली में होता क्यों है और कब होता है। ठीक है, तो ये हमको टॉपिक देखना है। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मतलब पहला पॉइंट क्या रहेगा, बेसिस फॉर सेल डिवीजन। बेसिस फॉर सेल डिवीजन, ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती है सेल के अंदर जिससे कि उनका डिवीजन होता है। ठीक है, ऐसी क्या सिचुएशन होती है। तो अगर बात सिचुएशन ये होता है कि हम सिचुएशन के बारे में इंग्लिश देख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब डिसबैलेंसिंग, ठीक है, डिसबैलेंसिंग बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, डिसबैलेंसिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Vn से, एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी और सी से। ठीक है, बी और सी से, इसको हम बोलते हैं दैट इज न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स दैट मीन्स जब कभी न्यूक्लियस के वॉल्यूम में और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में जब कभी डिसबैलेंसिंग का प्रेजेंटेशन होता है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, या बोल सकते हैं हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन का वहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना। अब इस प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Vn अपॉन Bc, ये कुछ फॉर्म हमको मिलता है। ठीक है, Vn अपॉन Bc कहने का मतलब होता है इन दोनों के बीच में जब डिसबैलेंसिंग होगा तो वहां से हमारा सेल डिवीजन का कुछ बेसिक स्टार्ट होगा। क्लियर है ना, ये बेसिक पॉइंट है, छोटा पॉइंट है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं, क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ओके, ऐसे स्टार्ट कर देते हैं हम। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कितने टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं आपको पता होगा। बेसिक चीजें, बहुत ही अच्छी चीज है, सेल डिवीजन हर किसी को पता होता है। ठीक है, अरे हर किसी को नहीं मतलब होता है कि हर किसी को मतलब होता है कि एक्चुअली में मान लीजिए जैसे बच्चा जो पढ़ता है, ठीक है, हाई स्कूल आपने किया, 10th किया, ठीक है, तो 10th में आपको क्या पढ़ता है, सेल डिवीजन के बारे में वहां भी बेसिक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ऑलरेडी तो ये छोटी टॉपिक है, कहने का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको सबको पता होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन एक्चुअली में कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 माइटोसिस, मियोसिस। ओके, ये 3 टाइप्स के होते हैं। क्लियर है ना। अब क्या होता है, ये जो हमारा माइटोसिस, एमाइटोसिस है, एमाइटोसिस का मतलब होता है जिनमें डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, अमाइटोसिस मींस जिसका डिवीजन डायरेक्ट फॉर्म में होता है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, बट अपने आप को डायरेक्ट फॉर्म करके 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमाइटोसिस। और इसमें अगर आपसे पूछ किया जाए क्वेश्चंस में, सेल डिवीजन में किसका प्रोसेस डायरेक्ट डिवीजन होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट डिवीजन में आ जाएंगे आपके अमाइटोसिस, और ये दोनों प्रोसेस में इनडायरेक्ट डिवीजन होगा, इनडायरेक्ट। क्लियर है, टाइप्स ऑफ डिवीजन हो गया, हमने बेसिक पता कर लिया कि कैसे बेसिक, क्या बेसिस था सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको रीड करेंगे, अब माइटोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट डिवीजन। ठीक है,
कॉन्सेप्ट आप एक एक करके चलिएगा, बहुत ही इजी वे में आपको सारे चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके या ठीक है आप उसको देखिए सारे टॉपिक को। ठीक, तो हमारा टॉपिक क्या था, अमाइटोसिस। दैट मीन्स अभी मैंने बताया, या इसको कह सकते हैं आल्सो नोन एज, क्या भाई नाम है इसका, वही डायरेक्ट डिवीजन। ओके, देन इसके बाद आता है कि माइटोसिस मतलब इसको डिस्कवर किसने किया था, माइटोसिस तो ठीक है, तो डिस्कवर्ड बाय बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग ने माइटोसिस को डिस्कवर किया। ठीक है, अब इनकी जो प्रोसेस क्या था, ये कैसे इन्होंने डायरेक्ट डिवीजन में किया, अब उस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए स्ट्रक्चर फॉर्म में। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर मान लीजिए इन्होंने एक सेल लिया। ठीक है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कुछ क्रोमेटिन्स, नाम लिख देना यहां पे मैंने, क्रोमैटिन। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद ये क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा क्रोमेटिन्स हो गया, ये पर्टिकुलर एक सेल में हमारा तीन ही फंक्शंस एक्टिव हो रहे थे ज्यादातर, क्योंकि डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे प्रोसेस नेक्स्ट डिवीजन में क्या होता है, फिर से हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या होता है, जो इसका जो सेकेंड डिवीजन होता है, सेकेंड डिवीजन में क्या करता है, जो डायरेक्ट डिवीजन में क्या करता है, इसके अंदर को जो न्यूक्लियस होता है इसमें चेंज होना लगता है। ठीक है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन समझ लो ना, उसका डिवीजन। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ क्रोमेटिन्स का भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इस पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, यहां नीचे लिख सकते हैं न्यूक्लियोलर या न्यूक्लियस कंस्ट्रक्शन। क्लियर है ना, न्यूक्लियस कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में होगा, ठीक है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, सॉरी हमारा जो ये पूरा मेम्ब्रेन है, सेल है। ठीक है, सेल के अंदर इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर है ना, अभी मैंने न्यूक्लियस में कंस्ट्रक्शन करा, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन होगा साइटोप्लाज्म में। ऑलरेडी इसका तो कंस्ट्रक्शन है ही है। ठीक है, ये गया। ठीक है, इसके अंदर को हमने न्यूक्लियस को क्रोमेटिन हमने दिखा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, ये क्रोमेटिन हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे हम दिखाएंगे साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन। क्लियर है ना, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, थर्ड। अब क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन हो गया, देन यहां पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक का कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद अमाइटोसिस में डायरेक्ट टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो मतलब जो हमारे पास जो सेल मिलना होता है, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट डिवीजन, मतलब अमाइटोसिस। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल कॉम्प्लेक्स है। हमने एक सेल लिया, सेल के अंदर सबसे पहले क्या डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर का कंस्ट्रक्शन हुआ। न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन के बाद फिर क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन हुआ। साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन के बाद टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज अमाइटोसिस। वेरी सिंपल, इसमें कोई चेंज नहीं करना, मतलब सेम सीधा सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किसने किया था, फ्लेमिंग ने। क्लियर है ना, अब क्या होता है, इसकी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, इसको हमको नोट डाउन करना है, बताना है आपको। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, चलिए
अब इस फिगर में आपने देखा होगा, तो इस फिगर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस फिगर के लिए सबसे बेसिक फंडा ये है कि क्या क्या है। ऑलरेडी सबको पता होता है कि जो डिवीजन होता है इन सब में क्या होता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें कोई स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ? नो स्पिंडल फॉर्मेशन, कोई स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हुआ, क्या इनमें कभी क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, कोई चेंज नहीं आया क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे तो क्रोमेटिन की बात हो रही है कि न्यूक्लियर का कंस्ट्रक्शन हुआ तो क्रोमेटिन होता है, दो पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे उन्होंने बोला नहीं ना, उसमें बस उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन देन साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन, बट यहाँ पे कोई क्रोमोसोम्स का नेम प्रेजेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो नो क्या हो रहा है यहाँ पे, ना तो स्पिंडल ना ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तीसरी पोजीशन बात हो रही है, क्या हो रहा है कि जो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, क्यों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, इंटैक्ट होता है। देन नाउ लास्ट पॉइंट क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय, किसको फॉलो करता है? साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन। क्लियर ना, ये बेसिक फंडा था। एमाइटोसिस हो गया, एमाइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं, वो डिस्कवर्ड बाय एमाइटोसिस फ्लेमिंग, फ्लेमिंग में डायरेक्ट डिवीजन होता है। पहला पॉइंट क्या था, एक सेल लिया गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, तीन पॉइंट्स होते हैं। इनमें से सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन किया, देन साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। बेसिक सीधा सिंपल डायरेक्ट एकदम चल रहे हैं, कोई भी इसमें नहीं आया। इसके स्पेशल फीचर थे, आप नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिला, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या होते हैं, ये पॉइंट अच्छा डायरेक्ट ऐसा भी यहां पे लिख सकते हैं, स्पेस है, ठीक है। तो पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक हमको क्या देखने को मिला, ड्रॉबैक नंबर 1, ठीक है। ड्रॉबैक हमको इसलिए देखने को मिला, क्या देखने को मिला भाई, डॉटर सेल्स, क्या जो डॉटर सेल्स थे, मतलब जो टू डॉटर सेल्स थे, मे बी अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज। अनइक्वल साइज का मतलब होता है, कहने का मतलब होता है, अभी जब उसमें मैंने टू डॉटर सेल्स को ऐसे फॉर्म किया था, ठीक है। अब उसके अंदर का जो क्रोमेटिन्स है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन हुआ ना, तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही साइज में एक ही शेप उसका प्रोवाइड हो, ठीक है। तो उसकी साइज में कोई भी इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। तो यही बात उन्होंने कहा, इसका ड्रॉबैक यही बोला सभी साइड में उन्होंने, क्या है, इनकी जो डॉटर सेल्स है मे बी अनइक्वल साइज, मे बी हो सकते हैं कि वो इक्वल ना हो, क्योंकि कटिंग कर रहा है ना, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। क्या था कि मे बी अनइक्वल साइज हो सकते, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, किसी की साइज बिग, किसी की साइज स्मॉल, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है। ये भी पॉइंट भाई अच्छा है, अच्छा इसलिए है, देखो कहने का मतलब होता है कि हमारा मान लीजिए जब साइज की कोई इक्वलिटी नहीं है, तो क्रोमेटिन का कैसे इक्वलिटी आ जाएगा, जब क्रोमेटिन में तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, साइज में जब अगर किसी की साइज बिग हो जाएगा तो उसके अंदर भी क्रोमेटिन ज्यादा चले जाएगा, किसी का साइज छोटा तो उसमें क्रोमेटिन कम, तो क्रोमोसोम में भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, इसके ड्रॉबैक है, ठीक है। और अदरवाइज तो फिर इसमें भी कुछ एग्जांपल आते हैं, तो इसको एग्जांपल्स को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, एमाइटोसिस के एग्जांपल, ठीक है, उसको रीड करते हैं, देखते हैं, ठीक है।
अब माइटोसिस के एग्जांपल्स भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंटरेस्टिंग ना मीन्स आपको नाम सुना होगा सबके का, ठीक है। पहले एग्जांपल जो फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, पहले एग्जांपल होता है प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। अभी प्रोकैरियोट्स एक्चुअली में होते क्या है, प्रोकैरियोट्स आपके नाम पता होगा। जैसे मान लीजिए कुछ प्रोकैरियोट, जैसे मान लीजिए हम प्रोकैरियोट की बात करें जिसमें सिंगल सेल्स होते हैं, ये तो आप कहते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआंस, ये सब आपके नाम पता होगा, ठीक है। लेकिन प्रोटोजोआंस का मतलब यहाँ पे, प्रोकैरियोट का मतलब होता है यहाँ पे स्टेज से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हमको बैक्टीरिया को देखने को मिला, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। सम बैक्टीरिया में माइटोसिस होता है, ठीक है। सम बैक्टीरिया में कुछ बीजीय भी आते हैं, सम बैक्टीरिया लाइक बीजीय, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, अलग अलग है। कुछ बैक्टीरियो में माइटोसिस का डिवीजन होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी में, क्लियर है ना। दूसरा एग्जांपल्स प्रोटोजोआंस, ठीक है। प्रोटोजोआंस में भी क्या होता है, माइटोसिस का डिवीजन होता है। एग्जांपल्स में हम लिख दे रहे हैं लाइक पैरामीशियम, लाइक सॉरी प्रोटोजोआंस है ना, प्रोटोजोआंस में ये नहीं होगा, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस, नंबर 3 में सॉरी 2 में सीलिएटेड, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस में लाइक पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम में माइटोसिस का डिवीजन होता है। देन इसके बाद तीसरा हमारे पास है, जितने भी हमारे पास ओल्ड प्लांट सेल है, ओल्ड प्लांट सेल, ठीक है, इनमें डिवीजन माइटोसिस का होता है तीसरा नंबर पे, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे बहुत ही अच्छा है एग्जांपल एक्स्ट्रा, क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सेल्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, किसके एग्जांपल्स हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन के, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के में होते हैं माइटोसिस का डिवीजन, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक कुछ पैरामीशियम जैसे होते हैं, ठीक है, ओल्ड प्लांट सेल्स में, और कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस का डिवीजन होता है, ओके, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया था डायरेक्ट डिवीजन। अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एक्चुअली में जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का हमने फंक्शन देख लिया, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन देख लिया, एक्चुअली में सेल डिवीजन क्यों होता है। अब हम रीड करेंगे सेल साइकिल, एक्चुअली में ये सेल साइकिल का प्रोसेस चलता कैसे, मूव कैसे करता है, ठीक है, उसके बारे में हम कल रीड करेंगे, ठीक है। ठीक, ठीक, सेल साइकिल, अब एक्चुअली में सेल साइकिल है क्या, ठीक है। इसकी एक छोटी सी मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। द साइक्लिक सीक्वेंस, द साइक्लिक, ठीक है, द साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब कहां, तो किसके इवेंट्स की हो रही है, इन लाइफ। अब लाइफ कहां पे है, किसका, लाइफ ऑफ अ सेल। और छोटी छोटी पॉइंट को देखना है कि देखो, द साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन लाइफ ऑफ अ सेल, ठीक है। तो उनके जो सेल की जो लाइफ होती है, लाइफ के जितने भी साइक्लिक सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में सेल साइकिल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स, एक्चुअली पहले तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे। एक होता है हमारे पास इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है, या ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है एम फेज, ठीक है, एम फेज, या इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन
फेज। ठीक है, एक इसका और नाम है, किसका नाम है, जो हमारा इंटरफेज है, ठीक है, या ग्रोथ फेज, इसको हम बोलते हैं प्रिपेरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज मींस क्या होता है बच्चा, कि ये क्या करते हैं, जो हमारा जो सेल होता है उसको सबसे पहले प्रिपेयर करता है। ठीक है, प्रिपेयर फुल्ली उसको प्रिपेयर करने के बाद ही उसको डिवीजन के लिए मूव करेगा। ठीक है, नहीं तो अगर पहले प्रिपेयर ही नहीं करेगा, कहने का अगर विदाउट प्रिपेयर के अगर वो काम करना स्टार्ट कर देगा तो कोई जरूरी नहीं कि वो काम वर्क हो ही जाए, डिफॉल्ट भी हो सकता है ना। ठीक है, तो वही कंडीशन में क्या करता है, पहले प्रिपेयर करता है, देन इसके बाद इसको बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज, ये डिवीजन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं एक पॉइंट, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए, मान लीजिए 100% में से कितना परसेंट टाइम क्या करता है लाइफ साइकिल में टाइम लगता है, तो अगर बात किया जाए तो 95% टाइम ऑफ, ठीक है, टाइम ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, मतलब सेल साइकिल में 95% टाइम किसका होता है, इंटरफेज का होता है। ठीक है, बचा कितना, 5% टाइम ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो इसका ये कितना टाइम देगा, ये फेज कितना टाइम देगा, ओनली 5% टाइम देगा, मतलब ये सब कर लेगा, इसके बाद फिर जो बचेगा वो टाइम क्या करेगा, ये फेज कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक नाम बताया गया है, क्या नाम बताया गया, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ साइकिल, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सेल साइकिल में कौन सा फेज सबसे शॉर्टेस्ट होता है, मतलब छोटा कौन सा होता है, तो क्या बताओगे आप, एम फेज। तो यहां पे दूसरी पॉइंट क्या बन जाएगा, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज है किसका, सेल साइकिल का। क्लियर है ना, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना। तो अब हमने क्या किया, सेल साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक का नाम है इंटरफेज, ग्रोथ फेज, या इसको प्रिपरेटरी फेज, ये प्रिपेयर करता है सेल को। देन इसके बाद जब प्रिपेयर हो जाएगा पूरी टाइम देगा, और टाइम कितना देता है, 95% टाइम देता है पूरी साइकिल में। ठीक है, इसके बाद जब वो प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद यम फेज आएगा। यम फेज का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, वो मल्टीप्लीकेशन करेगा, देन उसके बाद उसका टाइम स्केल कितना है, 5% टाइम स्केल देगा, देन उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे, किसको अगेन डिवाइड करेंगे, इंटरफेज को। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ फेज को हमने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक का नाम है G1 फेज, सेकेंड है S फेज, थर्ड है G2 फेज। ठीक है, आप क्या देखते हैं G1 फेज में, देखो G1 फेज को हम क्या बोलते हैं, एक नाम इसका और है ग्रोथ फेज फर्स्ट, या इसको हम बोलते हैं गैप फेज के भी नाम से ही जाना जाता है, गैप फेज फर्स्ट। ठीक है, तो G1 फेज, ग्रोथ फेज या गैप फेज फर्स्ट के नाम से जानता है। देन यस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, क्या करता है यहाँ पे, सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस फेज, लेकिन नाम लिखा है लेकिन इसका नाम पे मत जाना। ठीक है, G2 फेज मतलब होता है ग्रोथ फेज सेकेंड, या इसको बोलते हैं गैप फेज सेकेंड। क्लियर है, अब क्या होता है, इसकी फाइल, इसका फंक्शन देख लीजिए फटाफट एक एक करके। अब होता क्या है, जब 95% टाइम देता है, कहने का मतलब एकदम पूरी तरह से सेल को चेक कर लेगा कि एक्चुअली में सब कुछ करवा देगा। ठीक है, तो G1 फेज में ग्रोथ, पहले यहाँ पे ग्रोथ करेगा, ग्रोथ के डेवलपमेंट का मतलब होता है सारी चीजों की एक्टिविटी को
चेक करेगा, देखेगा, ठीक है। इसके बाद सारा चीजों को फंक्शन बनाएगा। नंबर 1, इंक्रीज डीएनए सिंथेसिस। डीएनए के सिंथेसिस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और डीएनए सिंथेसिस क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन करता है, G1 फेज। दूसरा प्रोसेस, इंक्रीज आरएनए सिंथेसिस। आरएनए को सिंथेसिस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट, यहां पे जो हमारा सेल की जो ग्रोथ है, ठीक है, सेल की ग्रोथ को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। क्लियर है ना। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट होता है जो एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। एटीपी का यहाँ पे सिंथेसिस होता है। कहने का मतलब यहाँ पे इसने सारा चीज चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया भाई, कि डीएनए का सिंथेसिस हो गया, आरएनए का भी सिंथेसिस हो गया, सेल का ग्रोथ भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसके बाद एटीपी का भी सिंथेसिस कर दिया। तो एक प्रोसेस में G1 फेज में तो ये हो गया, क्लियर है ना। अब आगे चलेगा तो सेकेंड फेज में क्या आता है, ठीक है। सेकेंड फेज में क्या आएगा कि नंबर 1 पॉइंट अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीजें देख लेते हैं कि यहाँ पे होता है डुप्लीकेशन। अब किसका डुप्लीकेशन होगा भाई, क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन का फॉर्म होता है यहाँ पे, क्रोमेटिन डुप्लीकेशन। अब माइटोसिस में कोई भी क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन नहीं हुआ था। डुप्लीकेशन नहीं हुआ था तभी तो उसका ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था कि उसके साइड में इक्विटी नहीं थी और उसके क्रोमोसोम के जो नंबर थे वो भी कोई क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली में कितने सेल में कितना क्रोमोसोम्स जाएगा, क्लियर है ना। तो क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन का मतलब हम कह सकते हैं कि इसका डुप्लीकेशन हुआ, डीएनए का भी डुप्लीकेशन हुआ, ठीक है। अब डीएनए का डुप्लीकेशन के साथ साथ प्लस प्लस हम कह सकते हैं हिस्टोन और डब्ल्यू हो जाना, क्लियर है ना। एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि एक्चुअली में जो ये हमारे पास है, जो हमारे पास सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स, ठीक है, इसका भी डुप्लीकेशन हो गया। मतलब जितने भी हमारे पास मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, उनका क्या करता है, इस स्टेज में डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, डुप्लीकेशन का फॉर्म एक्टिव करता है। देन लास्ट में हमारा बचता है, क्या बचता है, G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा प्रोसेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्यू, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्यू, अब फ्यू क्या होता है कि यहां से जो हमारे डीएनए एंड आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाया था, वो क्या करेगा, G2 फेज में उसको फिर से प्रिपेयर कर देगा, फिर से कर देगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्यू प्रोटीन एंड आरएनए क्या करेगा, कुछ प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या करता है भाई, इसमें एक प्रोसेस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, स्पेशली ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस यहां पे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है, ये इंटरफेज में या G1 मतलब G फेज में, ग्रोथ फेज में किस में होता है, इसका सिंथेसिस होता है, तो आप बताओगे G2 फेज में। क्योंकि देखिए ज्यादातर ओवरऑल जितने भी सिंथेसिस होता है किसमें होता है, G1 फेज में सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, स्पेशली ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या हो रहा है, सिंथेसिस होता है। एक पॉइंट हो गया। देन इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट लास्ट में बना, सारा कुछ डब्ल्यू हो गया, डीएनए का भी डब्ल्यू हो गया, क्रोमेटिन का हो गया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए का हो गया, ठीक है। अब बचता क्या, हमारे पास सेल ऑर्गेन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ सेल ऑर्गेन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स एंड या कुछ नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन यहां पे होता है। फिर से पॉइंट क्वेश्चन बना, क्वेश्चन ये बना कि सेल ऑर्गेन्स का डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है, क्योंकि जितने भी डुप्लीकेशन का प्रोसेस था किसमें था, यस फेज में था। यस फेज में आप देख लीजिए, यस फेज में किसका हो रहा था, डीएनए का डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन का डबलिंग, ठीक है। तो पॉइंट ये बनना ना, ठीक। और वहां पे मेन जो हमारा जो सेल ऑर्गेन्स है, लाइक राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी गोल्जीसोम, लाइसोसोम, ठीक है, ये सब किसमें होना था, सेल ऑर्गेन्स है ना। तो इसका डुप्लीकेशन हमारा ग्रोथ फेज में होगा, क्लियर है ना। तो ये हमारे हैं कुछ ग्रोथ फेज के। तो ग्रोथ फेज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, G1 फेज, S फेज
एंड G2 फेज। क्लियर है ना? तो सारा प्रोसेस हमने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ फेज के बाद जो हमारा यंग फेज था उसको भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं। क्योंकि इसके स्टेप ज्यादा है, क्योंकि इसको 95% टाइम दिया गया है लाइफ सेल साइकिल में। ठीक है, तो इसलिए इसके देखिए पॉइंट भी ज्यादा है। यंग फेज में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा डिवीजन तो यही कर देगा, उसके बाद जो बचता है वही डिवीजन कैसे होता है, यंग फेज में होता है, क्योंकि वहां पर बस केवल डिवीजन करना है उसको। एम फेज। ठीक है, यंग फेज को फिर से हमने क्या पार्ट डिवाइड किया, 2 पार्ट। ठीक है, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, दूसरा हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है किसका डिवीजन हो रहा है, यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। देन साइटोप्लाज्म मतलब होता है साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। नाम से इसको आप पता कर लेंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, ये हो गया। अभी जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है इसके अंदर आता है क्या 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 रीड करते हैं हम। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टीलोफेज। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन पॉइंट। ठीक है, क्या था कि सेल साइकिल के मान लीजिए हमने जो डिवीजन किया था, सेल साइकिल आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या था, इंटरफेज था, दूसरा हमारा एम फेज था। इंटरफेज में हमने क्या देखा कि इंटरफेज में हमने देखा कि उसपे जो अगेन हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक था G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। उनमें हमने देखा कि उसकी जो टाइम स्केल है, जो सेल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो कितना था, 95%। तो उसमें देखिए फंक्शन ज्यादा था। ठीक है, सारे फंक्शन को हमने देखा कि जितने भी डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है, और सारी एक्टिविटी सब उसी में हो जाता है। देन इसके बाद हमारा जो यंग फेज है उसको क्या करना है, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में उसमें डिवीजन कर देना है, केवल किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन कर देना है। और न्यूक्लियस का डिवीजन करने के बाद जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये चीजें अभी, ठीक है, इसी चीज को हम एक एक करके भी आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एनसीईआरटी की बुक में एक साइकिल बनी होगी, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सेल साइकिल की एक डायग्राम बना हुआ अच्छा था। ठीक है, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सेल साइकिल को, क्योंकि वही तो आपको देखना है कैसे से फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये अच्छा तो बना नहीं होगा, लेकिन ठीक। ठीक है, G1 फेज ओवरऑल क्योंकि बड़ा है, यस फेज छोटा है। ठीक है, और फिलहाल ऐसे बनाना। ठीक है, ओवरऑल ये हमारा फेज है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, G1 S G2। अब इसमें क्या होता है, हमारे फेज में डिवाइड होता है प्रोफेज, हम लिख दे रहे हैं इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। ये देखिए, क्लियर है ना? तो ये देखिए, अब पूरी की साइकिल की बात किया जाए तो साइकिल में अगर हम ये ऐसे रीड करके दिखाएं, यहां से देखिए, यहां से लेकर के ओवरऑल ये पूरी की साइकिल आ गई यहां से
यहां, ठीक बेटा, पूरी एनसीईआरटी की स्फीयर में ऐसे बना हुआ, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखिए, इसको हम बोलेंगे जो हमारे आउटर लेयर पे, इसको बोलते हैं हम इंटरफेज। क्या बोलेंगे? इंटरफेज, ठीक है। अब ये G1 फेज हो गया, इंटरफेज हो गया, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, ये वाली लाइन यहां से यहां तक, इसको हम बोलेंगे एम फेज। तो एज ए कंपेरिजन से देखा जाए तो इंटरफेज बड़ा हो गया और एम फेज क्या होगा? छोटा हो गया। पहले पूरा प्रोसेस यहां तक चलता है, इसके बाद हमारा एम फेज जो इतने से अमाउंट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी का जो सेल डिवीजन होता है, सबसे पहले क्या होता है कि किसी को सेल डिवीजन करना है, तो सेल डिवीजन के लिए G1 फेज में आता है, ठीक है। तो G1 फेज में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ऐसे सेल आ जाते हैं जिनका डिवीजन होना नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी कोई नर्व सेल आ जाए, ठीक है, कोई ऐसा सेल आ जाता है जिसका डिवीजन नहीं होना होता है, ठीक है। तो क्या कहता है, जो G1 फेज है कि उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, उसको बाहर कर देता है, तो उसको बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं? G0 फेज, ठीक है। या G0 फेज का दूसरा नाम है क्वासेंट फेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्वासेंट फेज, ठीक है। तो जाना है कि G1 फेज में, ठीक है, G1 फेज में G0 फेज भी आता है, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है वो आगे नहीं जा सकता है, तो G1 क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। किसको? उस सेल को रिमूव कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? G0 फेज बोलते हैं, या उसको क्या बोलेंगे? क्वासेंट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होते हैं, एक हम और थोड़ा सा पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि कुछ ड्यूरेशन ऑफ सेल्स के बारे में लिख देते हैं। ये भी आप थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, याद करना जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। क्या है? ठीक है, ये पॉइंट हम लिख कर दिए, ठीक है। तो नंबर 1, अगर हमसे कहें कि ईस्ट का, ठीक है, जो लाइफ सेल साइकिल होती है कितने टाइम्स का होता है? तो 90 मिनट्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, क्या जा रहा है? अगर हम कहते हैं ई कोलाई का कितना होगा? 20 मिनट्स। देन लास्ट थर्ड में हमारा ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो सेल साइकिल होता है कितने टाइम्स का होता है? 24 आवर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा ह्यूमन की अगर बात करते हैं, एक रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन का जो G1 फेज है उसमें टाइम लगता है 11 आवर्स, और जो यस फेज होता है उसमें टाइम लगता है 8 आवर्स, और जो G2 फेज है उसमें आता है 4 आवर्स, एंड जो हमारा पूरी की पूरी यम फेज चलता है उसमें कितना लगता है? 1 आवर्स, ठीक है। तो 11 घंटे लगते हैं G1 फेज में डीएनए का सिंथेसिस करना, आरएनए का सिंथेसिस को इंक्रीज करना, एटीपी के सिंथेसिस को बढ़ाना, सेल साइकिल की ग्रोथ बढ़ाना, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म का भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है G1 फेज। देन यस फेज क्या करता है? यस फेज में आपको बताया था ना कि क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन करना, डीएनए का डुप्लीकेशन, हिस्टोन का डबलिंग करना, ठीक है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या करता है? डुप्लीकेशन करता है। तो उसमें 8 आवर्स का टाइम लग जाता है। देन इसके बाद G2 फेज में मैंने क्या बताया था कि जो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए का फॉर्मेशन करता है फ्यू, जो उससे बचते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक होता है, ठीक है, स्पेशली किसका होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन मतलब प्रोटीन का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। देन और क्या होता है? जितने भी हमारे सेल आरएनए होता है उनका डुप्लीकेशन का फॉर्मेशन G2 फेज में होता है, ठीक है। और उसके बाद तुरंत क्या हो जाता है? इतने समय के बाद 1 घंटे लगते हैं हमारे सेल डिवीजन के लिए, और तुरंत वहां पे साइटोकाइनेसिस होने के बाद डिवीजन कर देता है। क्लियर है ना? बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा ना? ये यही साइकिल होती है, यही साइकिल आप उसमें दिखा होगा। कुछ फीचर्स हमने लिखा दिया, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल्स, ठीक है। ईस्ट में 90 मिनट्स होते हैं, ई कोलाई में 20 मिनट्स, एंड ह्यूमन में 24 आवर्स। क्लियर है ना? तो अब हम एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या बता देते हैं? ये साइकिल समझ में आ गया ना? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, मतलब ये तो साइकिल है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको उसको रीड करने के लिए हमने बता दिया कि कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा रिटर्न में लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फेज है क्या एक्चुअली में, ठीक है। इसको हम ड्रॉप कर देते हैं।
ठीक है, हम पॉइंट लिखते हैं डिसीजन, ठीक है। तो डिसीजन फॉर सेल डिवीजन, ठीक है, डिसीजन फॉर सेल डिवीजन इज टेकन बाय सेल के डिवीजन को डिसीजन कौन लेता है, ठीक है, सेल के डिसीजन फॉर सेल डिवीजन इज टेकन बाय, कौन लेता है भाई, आपने मेरी पूरी लाइफ साइकिल में कौन लेता है सेल के डिवीजन को, ठीक है, जीवन फेज, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जीवन फेज ही क्या करता है उसकी डिवीजन में, या जीवन स्टेज कह सकते हो, जीवन फेज कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, ठीक है। तो यह डिसीजन लेता है कि सेल में डिवीजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है तो आगे जाने देगा या स्टेज पे जाने देगा, नहीं तो उसको क्या करते हैं जीवन फेज में रोक देगा, उसको ऊपर भेज देगा, मतलब रिमूव कर देगा बाहर, तो उस फेज को क्या बोलते हैं, पासिंग फेज करते हैं। अब आगे इसके पॉइंट में लिखिएगा, क्या लिखेंगे, इफ इन C1, ठीक है, C1 लिखेंगे या जीवन करेंगे, जीवन है, इफ इन जीवन में क्या करता है भाई, सेल क्या करेगा, डिसाइड्स, ठीक है, जीवन सेल डिसाइड करता है नॉट टू गो इनटू, ठीक है, डिवीजन, इट इज said to be in G0 phase, या क्वेश्चन फेज कहते हैं, ठीक है, ये ठीक है। कहने का मतलब तो जीवन फेज इन सेल से क्या, जीवन ही सेल में, जीवन ही डिसाइड करता है सेल के डिसाइड करता है कि वो क्या करता है, वो डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, ठीक है, कौन करता है, जीवन फेज ही करता है, ठीक है, अभी मैंने वही बताया ना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, G0 फेज, ठीक है। अब आगे क्या प्रोसेस करते हैं, इसी के लिए आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि कौन से ऐसे सेल होते हैं, ऐसा कौन सा सेल होता है जिसके अंदर क्या होता है, जीरो, वो क्या करता है, वो सेल डिवीजन के लिए जाता है, उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में ले लीजिएगा, इसमें आता है कार्डियक, ठीक है, नर्व, ठीक है, एंड मसल सेल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हमारे हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट था जो आपको मैंने प्रिपेयर करके बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो थे हमारे सेल साइकिल के, तो सेल साइकिल के कुछ फीचर्स हम आपको बता दिया, ठीक है। आगे का क्या कि सारे के सारे हमने सेल के बारे में रीड कर दिया, ठीक है। तो अब आपको मैंने क्या बताया पॉइंट आप देख लीजिएगा। हमने सबसे पहले बताया कि सेल डिवीजन कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, ऐसी क्या सिचुएशन आती है कि सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि बायलूम में क्या होता है, डिसबैलेंसिंग आता है बायलूम में, बायलूम ऑफ न्यूक्लियस एंड बायलूम ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लियर है, उसको मैंने बता दिया। देन इसके बाद हमने क्या था कि देन इसके बाद हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन 3 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस, मेयोसिस, ठीक है। जिनमें से हमने माइटोसिस के बारे में रीड किया, माइटोसिस में क्या होता है, डायरेक्ट डिवीजन होते हैं, और जिनमें से हमने सेल बनाया था उसको हमने डायरेक्ट डिवीजन करके दिखा दिया था, जिनमें से न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन होता है, साइटोप्लाज्म का कंस्ट्रक्शन, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देन अगेन हमने फिर क्या बताया, सेल साइकिल के बारे में रीड किया। तो सेल साइकिल एक्चुअली में क्यों होता है, क्योंकि सेल साइकिल एक प्रोसेस होता है डिवीजन के लिए, ठीक है। जिनमें से सेल साइकिल को हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक इंटरफेज और दूसरा क्या था, एम फेज। इंटरफेज में अगेन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, G1, S एंड G2 फेज में, जिसको पूरी प्रोसेस वही होता था, ठीक है। और एम फेज में फिर क्या होता था, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद में हमने क्या रीड किया, हमने सेल साइकिल, एनसीईआरटी के सेल साइकिल के बारे में रीड किया, जिनके बारे में हमको पता चला कि कैसे उसमें कितने टाइम लगता है, कैसे टाइम पीरियड होता है, एक्चुअली में वो हमने देखा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि एक्चुअली जो G0 फेज था उसका एक्चुअली मीनिंग क्या था, वो कौन से सेल को रोक देता है, कौन, जीवन फेज, लाइक कार्डियक सेल्स, नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स, ठीक है। एक्चुअली आई होप आपको ये बात सारी चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।